हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे, दैट इज़ ऑडिटर्स एंगेजमेंट। इसके पहले तक हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कर लिया है, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जैसे जैसे मैं वीडियो डालूँ हम लोग साथ साथ पढ़ाई करते जाएँ। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑडिटर्स एंगेजमेंट। ऑडिटर्स एंगेजमेंट क्या होता है? In case of statutory audit, the objective and scope of an audit is clearly defined in the relevant law. अगर statutory audit होता है, statutory का मतलब होता है required by law. By the way, you guys must be thinking कि मैं meanings क्यों लिख के रखती हूँ। मीनिंग्स इसलिए लिख के रखती हूँ सो दैट आप भी मीनिंग्स लिख के रखो। अभी पढ़ने के टाइम पे तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या लिखा है उसमें, बट एट टाइम्स ऑफ रिवाइजिंग कभी कभी हम लोग को फिर से समझ नहीं आता है एंड वी गूगल कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसलिए वी राइट द मीनिंग्स इन द बुक। से पढ़ते हैं कि ऑडिटर्स एंगेजमेंट होता क्या है, ठीक है। In case of statutory audit, the objective and scope of an audit is clearly defined in the relevant law. अगर statutory audit है, required by law है, तो उसमें तो उसका scope and objective clearly define होता है by relevant law. However, in non-statutory audit, it has to be stated with absolute clarity so as to avoid any kind of ambiguity. Ambiguity का मतलब inexactness as to the objective and scope of the audit. बेसिकली ये लाइन का मतलब क्या हुआ ना कि जहाँ पे नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है, जो ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, वहाँ पे इट हैज़ टू बी स्टेटेड विथ एब्सोल्यूट क्लैरिटी so as to avoid any kind of ambiguity as to objective and scope of audit. तो वहाँ पे absolute clarity का ज़रूरत होता है to avoid any kind of inexactness उसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में, ठीक है। आगे, अ मिसअंडरस्टैंडिंग में अराइज अबाउट द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ वर्क। एग्जैक्ट जो स्कोप है काम का, उसमें मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग भी अराइज हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द क्लाइंट मे बी अंडर एन इम्प्रेशन दैट वाइल द ऑडिटर इज प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स द ऑडिट इज ऑल्सो बींग कैरिड आउट। तो इसका एग्जाम्पल दिया है कि एक क्लाइंट हो सकता हो उसको ये अंडर इम्प्रेशन में वो रह गया है कि जब ऑडिटर प्रिपेयर कर रहा अकाउंट्स, उसको लग रहा हो कि साथ साथ ऑडिट का भी काम चल रहा है, बल्कि जब ऑडिटर तो बस अभी प्रिपेयर कर रहा है अकाउंट्स को। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देयरफॉर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट, ऐसा कोई डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑडिटर एज वेल एज क्लाइंट टू एग्जैक्टली डिफाइन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट एंड रिड्यूस द सेम इन राइटिंग बाय वे। बोला गया है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड करना कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी डिस्प्यूट है, बोला गया है कि बोथ द ऑडिटर्स एज वेल एज द क्लाइंट, ऑडिटर भी और क्लाइंट को दोनों को एग्जैक्टली डिफाइन करना होता है द स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट एंड रिड्यूस द सेम इन राइटिंग बाय वे। तो क्या दोनों का स्कोप है वो लिखना होता है इन राइटिंग। नेक्स्ट, an auditor engagement letter signifies the confirmation by the auditor of his acceptance of appointment as auditor. ऑडिटर्स एंगेजमेंट लेटर क्या सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है कि ऑडिटर खुद को कंफर्म कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो एज एन ऑडिटर वहाँ पे अपॉइंट हुआ है। और द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट or other work and the extent of his responsibility to the client and the form of any report. और वो engagement letter क्या क्या इंक्लूड करता है? डॉक्यूमेंट ऑफ क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है ऑडिट का, और अदर वर्क्स एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द क्लाइंट एंड द फॉर्म ऑफ एनी रिपोर्ट्स। तो एक्सटेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका क्या है, कितना तक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एक्सटेंट, वो सब ऑडिटर्स एंगेजमेंट में होता है। ऑल्दो द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एंगेजमेंट लेटर डिफर्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। अब क्या है ना
कि जो फॉर्म और कंटेंट जो होगा एंगेजमेंट लेटर में जो जो लिखा रहता है वो क्लाइंट से क्लाइंट डिफ़र करता है. बट इन जनरल द फॉलोइंग रेफरेंस शुड बी मेड इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर. बट कुछ जनरल चीज़ें हैं जो एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट. ठीक है, अब क्यों उस ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप, ठीक है, वो होना चाहिए. मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रति. द एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस लिमिटेशन ऑफ ऑडिट. और ऑडिट का क्या क्या इनहेरिटेंट लिमिटेशन है. एंड रिजल्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट मे रिमेन अनडिस्कवर्ड. और भी कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, रिजल्ट कर सकता है उन सब लिमिटेशन से, वो सब भी होना चाहिए. द नीड फॉर यूज़ ऑफ सर्विस ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड अदर एक्सपर्ट दैट मे अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एंगेजमेंट. और उसका नीड क्या है, उसका सर्विस ऑफ इंटरनल ऑडिटर का या अदर एक्सपर्ट का जो अराइज कर सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट. ठीक है. द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंफर्मेशन लेटर एज रिगार्ड्स रिप्रेजेंटेशन मेड बाय देम कंसर्निंग ऑडिट. अब रिक्वायरमेंट क्या है ऑफ मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेटर का एज रिगार्ड रिप्रेजेंटेशन मेड बाय देम कंसर्निंग ऑडिट. रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द ऑडिटर्स लाइबिलिटी इफ़ एनी. अगर ऑडिटर्स का कोई लाइबिलिटी का रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है तो वो भी उसमें होना चाहिए. बेसिस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑडिट फीस एंड बिलिंग अरेंजमेंट्स. बेसिस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ऑडिट फ़ी, कैसे ऑडिट का कितना फ़ीस होगा, बिलिंग अरेंजमेंट्स क्या है, वो सब भी उसमें होना चाहिए. नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द एंगेजमेंट. क्या क्या रिपोर्ट्स और अदर भी जो कम्युनिकेशन से रिजल्ट्स जो भी होगा वो कैसे किसको कम्युनिकेट करना है रिपोर्ट को, वो सब भी उसमें दिया रहता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर वॉज हाईलाइटेड इन द केस ऑफ ली वर्सेस स्टोक. तो इम्पोर्टेंस कैसे पता चला ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का. एक केस था लीच वर्सेस स्टोक्स, उससे हम लोग को इम्पोर्टेंस पता चला. इन दिस केस द ऑडिटर वर इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर द एनुअल प्रॉफिट. इस केस में हुआ क्या था वो समझेंगे. ऑडिटर को इंस्ट्रक्ट किया गया था प्रिपेयर करना एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म ऑफ सॉलिसिटर्स फॉर सबमिशन टू द टैक्स अथॉरिटी. ऑडिटर का यहाँ पे काम था कि प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो सबमिट होगा टैक्स अथॉरिटीज़ को. The evidence showed that proper books of accounts were not maintained. अब एविडेंस बाद में पता चला कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ठीक से मेंटेन नहीं हुए थे. एंड दो द फर्म कलेक्टेड लार्ज सम्स बाय द वे ऑफ रेंट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट. सो जो फर्म है उसने बहुत लार्ज सम्स लिए बाय द वे ऑफ रेंट अपने क्लाइंट के बिहाफ में. नो प्रॉपर कैश बुक, कोई भी प्रॉपर कैश बुक नहीं था. एंड क्लाइंट्स लेजर्स वर मेंटेन्ड, और क्लाइंट का लेजर्स भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ था. ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ बिल्स अगेंस्ट क्लाइंट एज वेल एज समरी ऑफ फर्म एक्सपेंसेस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज प्रिपेयर्ड. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया गया था. ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड था जो बिल्स का अगेंस्ट द क्लाइंट और जो भी समरी था फर्म का एक्सपेंसेस का, उसके बेसिस पे बनाया गया profit and loss account. Subsequently it was found that there was misappropriation of the rents. पता चला बाद में कि वहाँ पे रेंट्स का मिसअप्रोप्रिएशन किया गया था जो भी कलेक्ट हुए थे. एंड द ऑडिटर was sued for negligence in their work. इसीलिए ऑडिटर को स्यू कर दिया गया क्योंकि उसका वर्क में नेग्लिजेंस दिखा. द जजमेंट गिवन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. अब जजमेंट प्योरली फैक्ट्स के ऊपर किया गया था, उसमें दिखाया गया कि ऑडिटर गिल्टी नहीं है. क्यों. एज इन देयर लेटर दे हैड क्लियरली इंडिकेटेड द रिस्ट्रिक्टेड नेचर ऑफ देयर एंगेजमेंट. क्योंकि उसका जो एंगेजमेंट लेटर था उसमें उसका काम क्लियरली रिस्ट्रिक्टेड नेचर का था. इसीलिए इस केस से हम लोग को पता चला ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का कितना इम्पोर्टेंस होता है. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कंपैरिजन बिटवीन एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट.
क्या कंपेयर करना है इंटरनल ऑडिट को और एक्सटर्नल ऑडिट को। फंक्शनली एन ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। फंक्शनली हम लोग ऑडिट को दो क्लासीफाई कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल ऑडिट एंड एक इंटरनल ऑडिट। और मेजर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन अब हम लोग देखेंगे जो नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट, द एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ओनर्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, एग्जांपल दिया है शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी का केस में कौन अपॉइंट करता है एक्सटर्नल ऑडिटर को? एक शेयर होल्डर्स। ठीक है। When external auditor are appointed under a particular statute, they are called as a statutory auditors. और जब external auditor appoint करते हैं in a particular statute, they are called as statutory auditors. But internal auditors are appointed by the management of the organization. तो external auditor को कौन appoint करता है? Owners जो होते हैं वो। But एक्सटर्नल ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? जो ओनर्स होते हैं। और इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो। द इंटरनल ऑडिटर्स मे बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। जो इंटरनल ऑडिटर है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम लोग को वैसे अपॉइंट कर सकते हैं। और दे मे बी अपॉइंटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इंटरनल ऑडिटर को हम लोग एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय भी कर सकते हैं अपॉइंट। सेकेंड, द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर इज डिटरमाइंड बाय अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट। जो स्कोप है एक्सटर्नल ऑडिटर का एक पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है, अंडर विच दे आर अपॉइंटेड। ठीक है। बट इंटरनल ऑडिटर का कैसे स्कोप होता है? डिफाइन इन द इंटरनल ऑडिटर हैव टू वर्क विद इन द स्कोप डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट। वो लोग का स्कोप मैनेजमेंट जितना बताएगा उसके हिसाब से वो लोग को काम करना होता है, विच जनरली इंक्लूड्स रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इंटरनल ऑडिटर का जनरली क्या क्या काम होता है? रिव्यू करना, अप्रेज करना, जो अकाउंटिंग है, जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स है वो सबको। ठीक है। नेक्स्ट, the main concern for an external auditor is to collect the adequate and reliable evidence to support his opinion. तो मेन कंसर्न क्या है एक एक्सटर्नल ऑडिटर का? उसको कलेक्ट करना होता है ना सही, एडिकेट और रिलायबल एविडेंस। ठीक है। ताकि वो अपना ओपिनियन को सपोर्ट कर सके एज टू द ट्रूथ एंड फेयरनेस, कि वो ट्रू है कि नहीं, वो फेयर है कि नहीं, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। द इंटरनल ऑडिटर्स ऑन द अदर हैंड, इंटरनल ऑडिटर का आर कंसर्न्ड विद द कंप्लायंस ऑफ वेरियस पॉलिसीज़। इंटरनल ऑडिटर को क्या करना होता है? कंप्लाई करना होता है वेरियस पॉलिसीज़ के साथ, रूल्स के साथ, प्रोसीजर्स के साथ एक एंटरप्राइज का। कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज जो है एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से इंटरनल ऑडिटर को करना होता है। फोर्थ, द एक्सटर्नल ऑडिटर आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर। जो एक्सटर्नल ऑडिटर रहते हैं ना वो लोग डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनर को। क्यों? क्योंकि वो लोग ही तो अपॉइंट किया है उसको। एंड इन सम केसेस टू द थर्ड पार्टीज़ को भी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट द इंटरनल ऑडिटर डू नॉट हैव एनी फ्रीडम टू रिपोर्ट टू द आउटसाइडर। बट जो इंटरनल ऑडिटर रहते हैं ना उनके पास कोई फ्रीडम नहीं होता कि बाहर आउटसाइडर्स को कोई किसी को रिपोर्ट करे। ठीक है। नेक्स्ट, it may be noted that unlike in external auditors, internal auditors are generally not considered as independent of the management. ये हम लोग देख सकते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर्स रहते हैं वो लोग को जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर को इंडिपेंडेंट माना जाता है, इंटरनल ऑडिटर को नहीं कंसिडर किया जाता है इंडिपेंडेंट। बट वन ऑफ द बेसिक फिलॉसफी है ऑफ ऑडिट का इज़ दैट एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। दस इन ऑर्डर टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम ऑडिट, दस बेनिफिट अगर ऑडिट से चाहिए इन इट्स राइट अर्नेस्ट, इवन इंटरनल ऑडिटर मस्ट हैव टू बी इंडिपेंडेंट टू द एक्सटेंड ऑफ प्रैक्टिसेबल। बोला गया है कि इंटरनल ऑडिटर को भी एक इंडिपेंडेंट आदमी होना चाहिए टू द एक्सटेंड ऑफ प्रैक्टिकेबल। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में
एंड गाइस, अगर कोई भी आपको लग रहा है कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड अगर कोई भी जहाँ तक मैंने पढ़ाया अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कोई भी पार्ट, जस्ट कमेंट बिलो सो दैट मैं वो कोई वीडियोज़ में उसको भी कवर कर लूँ, फिर से समझा दूँ। ओके, थैंक यू।